शपथ ग्रहण समारोह के बाद सचिवालय में त्रिवेंद्र सिंह रावत कैबिनेट की हुई पहली बैठक। सीएम का ऐलान, स्वच्छ सरकार देना सरकार की पहली प्राथमिकता, भ्रष्टाचार भी होगा खत्म। त्रिवेंद्र सिंह रावत के शपथ लेने के बाद पूरे राज्य में जश्न का माहौल। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर और मिठाइयां बांटकर किया खुशी का इजहार। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र और यूपी में योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने पर स्वामी रामदेव ने जताई खुशी। योगी आदित्यनाथ को बताया युवा योद्धा और कहा यूपी में अब होगा विकास। आज उत्तर प्रदेश को मिलेगा नया सीएम। योगी आदित्यनाथ लेंगे पद और गोपनीयता की शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी करेंगे शिरकत। हरिद्वार में अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही। बिजली विभाग का बिल वक्त पर नहीं किया जमा। बिजली विभाग ने काटी अस्पताल की लाइट। नमस्कार, HNN 24x7 पर आप देख रहे हैं 13 जिला 26 खबरें। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। चलिए रुक करते हैं खबरों का। शपथ ग्रहण समारोह के बाद उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नवनिर्वाचित कैबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्रियों के साथ सचिवालय में पहली बैठक की। बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली। बैठक खत्म होने के बाद सीएम ने कहा कि स्वच्छ सरकार देना उनकी सरकार की प्राथमिकता है, साथ ही भ्रष्टाचार को भी खत्म करना सरकार का उद्देश्य है। उन्होंने किसानों के लिए भी काम करने की बात कही है। इसी के साथ गंगा और यमुना की सफाई को भी प्राथमिकताओं में गिनाया। कानून व्यवस्था राज्य की हम मजबूत करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार रहित विकास, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हमारे जो नौजवान हैं, युवा हैं, उनके कल्याण के लिए, उनके स्वर्णिम भविष्य के लिए कि जो निर्मल गंगा अभियान है, प्रधानमंत्री जी जिसकी स्वच्छता के लिए, निर्मलता के लिए और सतत प्रवाह के लिए उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। राज्य सरकार उसके लिए कृत संकल्पित है। आज जो कैबिनेट में हमने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनने पर योग गुरु बाबा रामदेव ने खुशी जाहिर की है। बाबा रामदेव ने कहा है कि पीएम और अमित शाह के सामने दोनों राज्यों में सीएम का चयन करना एक चुनौती थी। बाबा रामदेव ने योगी आदित्यनाथ को युवा और योद्धा बताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के शिखर पर पहुंचेगा। बाबा रामदेव ने उम्मीद जताई है कि जिस प्रचंड बहुमत के साथ दोनों राज्यों में भाजपा ने जीत हासिल की है, उसी प्रचंड पुरुषार्थ के साथ दोनों मुख्यमंत्री विकास का नया इतिहास लिखेंगे। श्री आदित्यनाथ योगी जी को सीएम पद के लिए और आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को और श्री दिनेश शर्मा जी को उप मुख्यमंत्री के लिए जो चुना है, मुझे लगता है इससे श्रेष्ठ और दूसरा फैसला नहीं हो सकता था। उनके इस निर्णय के लिए मैं आदरणीय अमित जी को, मोदी जी को बधाई देता हूं। आदरणीय श्री त्रिवेंद्र जी, आदरणीय श्री योगी जी और मौर्य जी और शर्मा जी काम करेंगे और उत्तर प्रदेश को विकास के शिखर आरोहण की ओर ले।
विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद पूरे उत्तराखंड में भाजपाई गदगद हो गए हैं। जश्न का ऐसा माहौल बना कि कार्यकर्ताओं ने होली दिवाली एक साथ मना ली। वहीं देहरादून के परेड ग्राउंड में जैसे ही मदन कौशिक को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, धर्मनगरी हरिद्वार के लोगों ने आतिशबाजी कर और मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। हरिद्वार की जनता बहुत ज्यादा उत्साहित है। जिस प्रकार से हरिद्वार की जनता ने हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक माननीय मदन कौशिक जी को जिता के जिस प्रकार से राज्य विधानसभा में भेजा और उसके प्रतिफल स्वरूप माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जिस प्रकार उन्हें जिम्मेदारी दी है कैबिनेट में मिनिस्टर बना के, उससे हरिद्वार की जनता और यहाँ के आम कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है। उसी जश्न स्वरूप हम तब से आतिशबाजी कर रहे हैं जब से घोषणा हुई है, मिठाई खिला के एक दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो लोकप्रिय विधायक है यहाँ जनता के जो कार्य रह गए हैं उन्हें जल्दी पूरा कर। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, जिससे बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। पहाड़ों की रानी मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर राज्य में बीजेपी की सरकार बनने पर जश्न मनाया। वहीं रानीखेत के सुभाष चौक और हरिद्वार में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भरपूर जश्न मनाया। उत्तराखंड की सरजमी पर सियासत का नया अध्याय लिखा गया। उत्तराखंड के 9वें सीएम के रूप में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शपथ ली है, लेकिन दूसरी ओर गौर करने वाली बात यह रही कि कैबिनेट में महिलाओं को जगह नहीं दी गई है। कांग्रेस से आई रेखा आर्या को राज्य मंत्री का दर्जा तो बेशक मिल गया है, पर उन महिलाओं का क्या जिन्होंने दिन रात एक करके पार्टी को इस मकाम तक पहुंचाने में मदद की। हालांकि बीजेपी में महिलाओं को टिकट भी कम दिए गए थे, ऐसे में कम महिलाओं का ही कैबिनेट में जाना स्वाभाविक था। ऐसे मेरे पत्रकार बेटे, तुमने देखा कि जब टिकट ही महिलाओं को नहीं दिया गया तो मंत्री पद या आगे कहाँ से आती महिलाएं। हमारा कहना यह है कि जो गलती इस समय भाजपा ने की है, महिलाओं को पीछे धकेला, भविष्य में वो अपनी इस गलती को महसूस करे और महिलाओं को आगे लाए। महिलाओं ने दिन रात एक करके कार्य किया है और टिकट बंटवारे में भी महिलाओं को कोई सीट नहीं दी गई, टिकट नहीं दिया गया। यहाँ तक कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष नीलम सहगल जी, हमारी पूर्व मंत्री निरुपमा गौड़ जी, इनको भी आगे आने के लिए नहीं दिया गया, टिकट नहीं दिया गया है। और आगे मैं उम्मीद करती हूँ अब अपनी बहुमत में सरकार आई है तो प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से, दोनों से मेरा निवेदन है कि कम से कम अब ज़्यादा से ज़्यादा 33% का जो कोटा महिलाओं के लिए डिसाइड किया था, बीच में वो 50% आ गया था, तो कम से कम उसमें 35-33 तो होना ही चाहिए महिलाओं को। जो सीट बंटवारा होगा तो उसमें जो केंद्र की सरकार बनेगी तो उस केंद्र की सरकार में, और उसमें डॉक्टर उमापाल जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा। देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारी बहुत अनुशासनात्मक पद्धति है हमारी पार्टी की, और हम शुरू से इस बात को उठा रहे हैं। आज की बात तो क्योंकि भड़ास निकालने वाली बात है कि हम ये कहें कि ये नहीं मिला और वो नहीं मिला। आज खुशी का माहौल है, आज हम भी खुश हैं, लेकिन जो पीड़ा हमें है वो अपने स्थान पर जायज़ है और हमें टिकटों में भी कमी रखी गई है। सूबे में नई सरकार में गदरपुर विधायक अरविंद पांडे को भी कैबिनेट में जगह मिली है। कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने के बाद अरविंद पांडे से बातचीत की हमारे संवाददाता नासिर हुसैन ने। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनी है, उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत की कैबिनेट में नए मंत्री शामिल हुए हैं। अरविंद पांडे गदरपुर से विधायक हैं और काफ़ी मजबूत और कद्दावर नेता माने जाते हैं। अरविंद जी, आप कैबिनेट में शामिल हो गए हैं, क्या लगता है कि अब कितनी अहम जिम्मेदारी आपके कंधों पर आने वाली है? निश्चित संगठन ने भरोसा किया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भरोसा किया है, राष्ट्रीय नेतृत्व ने भरोसा किया है और जो मुझको अहम जिम्मेवारी सौंपी है, इसी जिम्मेवारी को उत्तराखंड के हित में लगाना है और अपना निजी कोई सुख दुख ना देखते हुए प्रदेश ने जो मेरे पर जिम्मेवारी सौंपी है उसको उत्तराखंड के बहुत से ऐसे विषय हैं जिस पर काम करने की आवश्यकता है। रोजगार की समस्या हो गई, आपदाओं की समस्या हो गई, इन सबसे निजात दिलाने की हम लोग कंधों पर जिम्मेवारी है और ये समय इससे अच्छा समय कभी मिलेगा भी नहीं। निश्चित ही देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के जो जननायक है,
नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में हम लोग काम करने का मौका मिला है और इस प्रदेश का भला अब नहीं होगा तो मुझे लगता कभी नहीं होगा। जिस तरह का जनादेश जनता ने दिया है और अब आपको कैबिनेट में भी शामिल कर लिया गया है, बहुत सारी पावर्स आपके हाथ में, ऐसे में क्षेत्र की जनता के साथ साथ पूरे प्रदेश के विकास के लिए आपको क्या कुछ करने वाले, क्या कुछ विजन है? पूरे प्रदेश के अंदर बिना किसी भेदभाव के हम ये नहीं देखेंगे कि कहाँ बीजेपी का विधायक है, कहाँ कांग्रेस का विधायक है, इसको ना देखते हुए पूरा प्रदेश एक है। ये प्रदेश देवभूमि है, जैसी इसकी कल्पना है देवभूमि की, उसी के अनुरूप इसका विकास किया जाएगा। बहुत समय से लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि आप कैबिनेट में आए, अब कैबिनेट में आ गए हैं। क्षेत्र की जो जनता है उनका एक सपना था वो भी पूरा हो गया है। अब क्या लगता है क्षेत्र के लिए क्या करने वाले? छोटे भाई देखो, ये तो बातों से नहीं होगा, ये तो वक्त बताएगा। मुझे जिम्मेवारी मिल गई है, मंत्री बन गया हूँ और अब तो जो मेरे आगे समय है वो बताएगा कि मैं क्या करूँगा। अब सब आज बातों से कह देंगे तो कल काम क्या कर पाएंगे, तो थोड़ा सा आप लोग समय दीजिए और भरोसा कीजिए। जो आप लोग हमसे उम्मीद करते हो छोटे भाई, उससे हम ज़्यादा कुछ करके दिखाने का मन है। क्या लगता है क्या विभाग आपको मिलने वाले हैं, किन विभागों को उम्मीद है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो मेरे मुख्यमंत्री जी मेरे पर भरोसा करेंगे, जो विषय देंगे उसको ईमानदारी से निभाएंगे। तो ये थे अरविंद पांडे, जिनका कहना है कि वो जो भी जिम्मेदारी उनको दी जाएगी, या क्षेत्र की जिम्मेदारी होगी या प्रदेश की जिम्मेदारी होगी, जो भी विभाग उनको दिया जाएगा उसमें बखूबी उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ नासिर हुसैन, HNN 24/7, देहरादून। उनकी कैबिनेट में प्रकाश पंत को भी मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद प्रकाश पंत से हमारे संवाददाता नासिर हुसैन की बातचीत। प्रकाश पंत मौजूद हैं जो कैबिनेट मंत्री बने हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत की कैबिनेट में। आइए उनसे बात करते हैं। प्रकाश पंत जी, क्या कहेंगे, जिस तरीके से आप मुख्यमंत्री के दावेदार थे लेकिन आपको मंत्रालय मिला है, क्या कहेंगे? देखिए, उत्तराखंड राज्य ने बहुत अभूतपूर्व जनादेश हमको दिया है। 57 सीटें हमें दी हैं। ये जनादेश ये कहने का प्रयास कर रहा है कि जो सपने अधूरे रह गए उनको हमने पूरा करना है। इसलिए ये बात महत्वपूर्ण नहीं है कौन मंत्री बना, कौन मुख्यमंत्री बना, बल्कि महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी उन सभी सपनों को साकार करे और उन सपनों को साकार करने के लिए हम प्राण से होकर के हम उन सपनों को साकार करेंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय जैसे आप मंत्रालय पहले संभाल चुके हैं, क्या लगता है कि इस बार किन मंत्रालयों का आपका फोकस है जो आपको मिलना चाहिए जिम्मेदारी? देखिए, हम सब लोग टीम स्पिरिट से काम करेंगे और सब मिल करके हर कार्य को निभाएंगे। जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी, जो भी दायित्व दिया जाएगा, उसका निर्वहन किया जाएगा। नई कैबिनेट में बहुत सारे नए साथी भी आए हैं, क्या लगता है कि मिलजुल कर एक साथ काम कर पाएंगे? मंत्रिपरिषद का कार्य ही मिलजुल करके करना है और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष जो है माननीय मुख्यमंत्री होते हैं। इसलिए हम सब एक टीम वर्क के आधार पर काम करेंगे। जिसको जो दायित्व माननीय मुख्यमंत्री जी निर्धारित करेंगे, उस दायित्व के आधार पर हम काम करेंगे। तो ये थे प्रकाश पंत, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी जिम्मेदारी उनको आज तक मिली है उन्होंने बखूबी निभाया और जिस तरीके से त्रिवेंद्र रावत की कैबिनेट में उनको शामिल किया गया और जिम्मेदारी जो भी है उनको दी जाएगी उसको भी वो बखूबी निभाएंगे। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ नासिर हुसैन, HNN 24/7, देहरादून। केंद्र सरकार की ओर से कंट्रोल में मिलने वाली चीनी की सब्सिडी में की गई तब्दीली को लेकर कांग्रेस ने केंद्र पर निशाना साधा है और केंद्र के इस फैसले को चुनाव जीतने के लिए केंद्र का तोहफा बताया है। कांग्रेस नेता नवीन जोशी का कहना है कि जो सब्सिडी गरीबों को चीनी पर मिला करती थी वो सब्सिडी खत्म कर दी गई है और कंट्रोल में 10 से 12 रुपए प्रति किलो की चीनी अब हर किसी को 40 से 50 रुपए प्रति किलो के दाम से लेनी पड़ेगी। ये जनता को बीजेपी के चुनाव जीतने का तोहफा है। सब चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला तोहफा तो ये बीजेपी की सरकार ने ये दे दिया कि जो सब्सिडी चीनी पे हुआ करती थी, जो गरीबों को चीनी मिलती थी, उस पर सब्सिडी खत्म कर दी। जो कंट्रोल से उनको 10 या 12 रुपए किलो चीनी मिलती थी, अब उनको 50 रुपए किलो खरीदनी पड़ेगी। ये प्रदेश की जनता को उन्होंने इस तोहफा दिया चुनाव जीतने का और मैं समझता हूँ कि ये जनता के जो इन्होंने वादे किए उस पर खरा नहीं उतरेंगे। बहुत जल्दी इन लोगों का पतन प्रदेश के अंदर से। धरना प्रदर्शन और जो लोगों जो कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं, जो लोगों से इन्होंने वादे किए थे 15 लाख रुपये हम देंगे, गरीबी मिटाएंगे, बेरोजगारी हटाएंगे, काला धन लाएंगे, ये सारे मुद्दे हैं। अब ये जुमले के उसमें ये जीत तो गए हैं धोखाधड़ी करके प्रदेश के अंदर। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जनता इनको करारी शिकस्त देगी और जनता को मालूम चल जाएगा ज़्यादा दिन तक इनकी सरकार चलने वाली नहीं। धनौल्टी विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक प्रीतम सिंह पवार ने अब क्षेत्र के भ्रमण का दौर आरंभ कर दिया है। प्रीतम सिंह ने क्षेत्र का दौरा कर मतदाताओं और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया है। वहीं जनता ने भी उनका भव्य स्वागत किया है। प्रीतम सिंह पवार से खास बातचीत की HNN संवाददाता विजेंद्र पवार ने। क्षेत्र की महान जनता का आभार प्रकट करना चाहूँगा, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और मुझे विधानसभा में चुनकर भेजा। इसके लिए मैं बार बार उनको धन्यवाद देता हूँ अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता का। और देखिए,
ये जिस तरह से आपने कहा कि एक लहर पूरे प्रदेश के अंदर थी, उस लहर के बावजूद भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीतना। दून चिकित्सालय में व्यवस्थाओं को लेकर HNN 24x7 की खबर का असर हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि HNN 24x7 ने दून महिला चिकित्सालय में लगे CCTV कैमरों की खस्ता हालत की खबरों को प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद अब चिकित्सालय प्रशासन देर से ही सही लेकिन हरकत में जरूर आया है और CCTV कैमरों की दशा सुधारने और उन्हें बदलने के लिए प्रशासन ने एक्शन लिया है। जो मुख्य शिक्षक अधीक्षक महोदय ने जो प्रस्ताव दिया था उसको अनुमोदित करा दिया गया है, उसमें ऑर्डर पास हो गए हैं। अब वो शीघ्र ठीक हो जाएंगे। जैसा कि मेरा संज्ञान में उनको हमने कह दिया, जिस भी कंपनी को आपने आदेश में उसको ठीक करा दें और उसको मेंटेन कराएं। यह सभी टीवी के लिए होगा, जो कि इन्हीं के चार खाते उन्हीं के लिए नहीं, सारे टीवी और उसका जो रिकॉर्डर है उनका 1 साल का मेंटेनेंस रनिंग, उस तक के लिए हमने परमिशन। पर्यटन नगरी मसूरी और धनौल्टी के बीच पड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 707 पर आए दिन सड़क दुर्घटना की खबरें आती रहती हैं। स्थानीय लोग सड़क के चौड़ीकरण और पैराफीट बनाने की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद NH विभाग का दावा है कि लगभग 1.5 करोड़ की लागत से इस रोड पर कई विकास कार्य कराए गए हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। गौरतलब है कि पिछले ही साल इस मार्ग के बेहद संकरे होने की वजह से लगभग आधा दर्जन सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिसके बाद लगातार सड़क के किनारे पैराफीट बनाने की मांग की जा रही है। चारधाम परियोजना के तहत 889 किलोमीटर लंबाई की सड़कें जो कि चारधाम को जोड़ती हैं, उनमें लगभग 11,700 करोड़ की परियोजना लॉन्च की गई है, जिसके तहत लगभग 42 पैकेज बनाए गए हैं, जिनकी DPR क्रमबद्ध तरीके से भारत सरकार पर सबमिट की जा रही है और सबमिशन के उपरांत उस पर स्वीकृति भी जारी हो रही है। अभी तक कुल 21 कार्यों की स्वीकृति जारी हो चुकी है, जिसकी कुल लागत लगभग 3,600। केदारनाथ यात्रा व्यवस्थाओं की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। 3 मई से शुरू हो रही भगवान केदारनाथ की यात्रा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रशासन की ओर से गठित टीम ने केदारनाथ हाईवे का निरीक्षण किया और कपाट खुलने से पूर्व हाईवे को दुरुस्त करने का दावा किया है। फिलहाल केदारनाथ हाईवे की स्थिति इतनी बदहाल है कि बड़े वाहन तो दूर, कई स्थानों पर छोटे वाहन भी आवाजाही नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ वक्त है ब्रेक का, बने रहिए HNN 24x7 के साथ।